नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 83। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्तों आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने 9,999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रखा है। साथ ही में दोस्तों मॉर्निंग सेशन के अंदर अपन थ्योरी क्लास भी ले रहे हैं, बीच बीच में अपन बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। तो आपकी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत करने के लिए है लगातार अपन यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। सभी दोस्त एक बार क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज अपना यहाँ पे सीरीज नंबर 83 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सुपरविजन है, इस सुपरविजन की यहाँ पे कौन सी टेक्निक नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पर्यवेक्षण की बात कर रहे हैं अपन, तो कौन सी टेक्निक नहीं रहेगी? कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, एग्जीबिशन या विजिट। पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक नहीं है? जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को आते ही सबसे पहले आपको शेयर करना है और फिर लाइक करके आप क्लास को आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे फर्स्ट रहेगा और उसमें अपने को यहाँ पे बताना है कि पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक नहीं है। सम्मेलन, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विजिट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, प्रदर्शनी होती है, दोस्तों यहाँ पे एक्सिबिशन है, वो यहाँ पे सुपरविजन की टेक्निक नहीं है। कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और विजिट ये यहाँ पे टेक्निक रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कि खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे खेल प्रशासन की बात कर रहे हैं अपन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उसके यहाँ पे बेस्ट मेथड कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंडिपेंडेंस मेथड है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या फिर डिक्टेटोरियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? स्वतंत्र पद्धति, प्रजातांत्रिक, स्वेच्छाचारी या फिर अधिनायकी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक होती है, प्रजातांत्रिक पद्धति होती है, वो खेल प्रशासन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे सबसे बेस्ट टेक्निक यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि संगठन का अर्थ कार्य की योजना है तथा प्रशासन का अर्थ क्या होता है। संगठन का अर्थ तो क्या है दोस्तों? यहाँ पे संगठन का अर्थ है कार्य की योजना, लेकिन यहाँ पे प्रशासन का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्लानिंग, कंट्रोल, डिस्कशन मेकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। संगठन का अर्थ तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कार्य की योजना बनाना, फिर लेकिन प्रशासन का अर्थ क्या होता है? योजना निर्माण, नियंत्रण, निर्णय क्षमता, ये उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल, जो यहाँ पे डिसीजन, जो कार्य की योजना बनाई जाती है संगठन के द्वारा, उसको यहाँ पे कंट्रोल या प्रशासन के द्वारा उसको नियंत्रण किया जाता है और फिर इंप्लीमेंट यहाँ पे वर्क यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना कि पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालकीय अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। यह कथन किसका है? पर्यवेक्षण क्या है? तो शिक्षक के विकास के लिए, बालक की अभिवृद्धि के लिए, साथ ही में दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए इनसे संबंधित है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है कि जो सुपरविजन है वो किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ टीचर, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। और जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ गए हैं क्लास को सब दोस्त एक बार शेयर करते रहे, शेयर जरूर ज्यादा से ज्यादा करें। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे वार्टकी और चौहान, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा कि वार्टकी और चौहान के द्वारा, यहाँ पे जोहान है उसके द्वारा यहाँ पे ये डेफिनेशन कोटेशन दिया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा कि संगठन क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे उद्देश्य की प्राप्ति है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, वर्क प्लान है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक गोल है या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे संगठन क्या होता है? यानी उद्देश्य की प्राप्ति है, कार्य की योजना है, विशेष लक्ष्यों का ढांचा है या उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि उद्देश्य की प्राप्ति भी अपन करते हैं संगठन से बना के, कार्य की योजना बनाते हैं, अभी देखा है अपन ने जस्ट, और विशेष लक्ष्यों का ढांचा, इस स्ट्रक्चर ऑफ यहाँ पे गोल अपना यहाँ पे रहता है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे कि पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है। यानी सुपरविजन क्या है? तो सुपरविजन इज ए प्रोसेस विच प्रोग्राम इज आर कंप्लीटेड इन प्लान मैनर। यहाँ पे जो कार्य है उनको प्लान के आधार पर मैनेज करने का कार्य किया जाता है, यही है सुपरविजन है, पर्यवेक्षण होती है। ये किसके द्वारा यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ये अपने को बताना है, विल्स, कार्टर वी गुड या फिर एडम्स डीके या स्टर्न। यानी पर्यवेक्षण है या पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है। यानी उसको प्रोग्राम है उनको कंप्लीट एक प्लान के तहत अपन उसको मैनर करते हैं, किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विल्स महोदय के द्वारा यहाँ पे ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, सबसे सफल प्रशासन कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पे सबसे सफल प्रशासन की बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन सा रहेगा? यानी राजतंत्र रहेगा, निरंकुश तंत्र रहेगा, प्रजातंत्र रहेगा या उपरोक्त सभी, मोनेर्ची, ऑटोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे सफल प्रशासन की बात करें तो मोनोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं अपन, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र या प्रजातंत्र। राजतंत्र में तो दोस्तों यहाँ पे राजा का अधिकार होता है, एक ही व्यक्ति यहाँ पे सर्वगुण सब कुछ होता है। निरंकुश में जिसपे कोई लगाम ही नहीं होती, जिसका कोई नियम या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी होता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, वो यहाँ पे एक नियमों के आधार पर यहाँ पे जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे सफल प्रशासन के रूप में अपन डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा कि पर्यवेक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? यहाँ पे सुपरविजन का यहाँ पे कौन सा टाइप नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, विच नॉट ए टाइप ऑफ सुपरविजन। कौन सा प्रकार नहीं है? डेमोक्रेटिक, इंस्पेक्टोरल या फिर लीडरशिप या फिर साइंटिफिक। तो दोस्तों यहाँ पे पर्यवेक्षण को अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक रूप से, निरीक्षणात्मक रूप से, नेतृत्वात्मक या फिर वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पर्यवेक्षण का जो प्रकार नहीं है वो लीडरशिप, ध्यान रखना, नेतृत्वात्मक नहीं रहेगा। लीडरशिप तो यहाँ पे नेता का गुण होता है यहाँ पे, लेकिन अपन पर्यवेक्षण किसी कार्य और अपनी जो यहाँ पे गोल लक्ष्य है उसकी अगर पर्यवेक्षण कर रहे हैं तो उसमें लीडरशिप की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर अपन यहाँ पे लोकतंत्र के आधार पर निरीक्षण करेंगे और यहाँ पे वैज्ञानिक आधार पर उसके सफल और असफल होने की अपन यहाँ पे सब देखेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रशिक्षण भार को ज्ञात करने के लिए वस्तुनिष्ठ माध्यम कौन सा होता है? प्रशिक्षण भार, ट्रेनिंग लोड की बात कर रहे हैं अपन। ट्रेनिंग लोड को अगर देखना है, डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे मेथड वस्तुनिष्ठ माध्यम होगा, ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा रहेगा यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी चक्कर आना, खिलाड़ी की चक्कर की स्थिति देके, अनिद्रा की स्थिति, साथ ही में दोस्तों ऑक्सीजन का उपयोग देखकर या फिर सूखी होड़ देखकर अपन यहाँ पे किस प्रकार से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं कि प्रशिक्षण भार उसको यहाँ पे ट्रेनिंग उसकी यहाँ पे लोड मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन कंजप्शन देखकर अपन क्या कर सकते हैं, उसको जजमेंट कर सकते हैं कि खिलाड़ी को है वो कितना यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, निम्न में से बाह्य भार किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल लोड की बात कर रहे हैं अपन, वो एक्सटर्नल लोड किससे रिलेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भार की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लोड, रिजल्ट ऑफ लोड, क्वालिटी ऑफ यहाँ पे एक्सरसाइज या फिर उपरोक्त सभी। बाह्य भार की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्सटर्नल लोड की बात कर रहे हैं अपन, तो वो किससे संबंधित है? एक होता है दोस्तों यहाँ पे इंटरनल लोड होता है, इंटरनल लोड होता है। इस इंटरनल लोड की बात करें तो वो अंदर अपनी मांसपेशी और रक्त परिसंचरण, श्वसन तंत्र, इनसे संबंधित होता है। लेकिन बाह्य बात करें तो किससे रिलेटेड रहेगा? क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, बाहर की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लोड देख सकते हैं, बाहर का परिणाम यानी रिजल्ट ऑफ लोड, और साथ में व्यायाम की गुणवत्ता। इसके आधार पर अपन यहाँ पे बाह्य भार है वो जजमेंट करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किसी खेल का नियमानुसार संचालन क्या कहलाता है? यानी जो कोई भी गेम्स है, इस गेम्स का अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रूल्स के अगर अपन कंडक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? मूल्यांकन, दक्षता, निर्णय या फिर अभ्यास। किसी खेल का नियमानुसार संचालन क्या कहलाता है? इवोल्यूशन, स्किल, ऑफिसिटिंग या प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताना है।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा कि किसी भी खेल का अगर नियमानुसार संचालन करते हैं तो वो निर्णय ओपी सीटिंग कहलाती है। इसके आधार पर अपन रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार अपन फाउल जजमेंट सब यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हु इज नोन ऑफ फादर ऑफ यहाँ पे फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, शरीर क्रिया विज्ञान की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कौन रहेगा यहाँ पे, गैलन, विलियम जेम्स, हिपोक्रेटस या फिर एडोल्फिक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 12 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ यहाँ पे फिजियोलॉजी है वो हिपोक्रेटस को जाना जाता है। तो हिपोक्रेटस ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे फादर ऑफ यहाँ पे फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान है, जिसके अंदर अपन आंतरिक अंगों की क्रियाविधि जैसे यहाँ पे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इनसे रिलेटेड अपन स्टडी करते हैं, तो वो यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मानव शरीर का 70% हिस्सा है किसका बना होता है। दोस्तों यहाँ पे 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड है, अपने को यहाँ पे बताना है वो किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन, वाटर, मसल्स या फिर बोन। इजी रहेगा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 70 टू 75 की बात कर सकते हैं अपन यहाँ पे देखिए दोस्तों, 70 से 75% हिस्सा है वो यहाँ पे वाटर से बना हुआ होता है। साथ ही में अगर देखें तो जो अपना प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत देखें तो वो 90 से 92% यहाँ पे होता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92%, लेकिन ओवरऑल बॉडी के अंदर देखें तो यहाँ पे 70-75% है वो अपना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जल का यानी पानी का स्तर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, शरीर के किस भाग में लैक्टिक अम्ल पायरुविक अम्ल में बदलता है। दोस्तों यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है वो लैक्टिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो यह किसके अंदर होता है, लीवर, लंग्स, साथ में किडनी या पेनक्रियाज। तो लैक्टिक अम्ल कब बनता है दोस्तों, जो थकान हो जाती है यानी एनारोबिक क्रिया होती है, एनारोबिक क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपन करते हैं, उस समय अपनी मांसपेशियों में क्या जम जाता है, लैक्टिक एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है। उससे जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, वो यहाँ पे धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और अपनी O2 की पूर्ति यहाँ पे नहीं हो पाती है, जिससे अपनी यहाँ पे थकान, फटीग यहाँ पे महसूस होने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। तो लीवर यानी यकृत होता है उसके अंदर है वो यहाँ पे लैक्टिक एसिड किसके अंदर यहाँ पे चेंज होता है, तो वो पायरुविक एसिड के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने यहाँ पे किससे माना जाता है। अभी अपन ने देखा फादर ऑफ यहाँ पे फिजियोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें तो वो अपन ने देखा यहाँ पे हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न यहाँ पे एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, शरीर रचना विज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी किस प्रकार शरीर बना है उसकी अपन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे गैलन, एड्रियास वेसिलियस, न्यूटन या हिपोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एंड्रियास वेसिलियस है वो यहाँ पे मॉडर्न फादर ऑफ यहाँ पे एनाटॉमी रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों कि निम्न में से किसे उत्तम प्रोटीन कहा जाता है। निम्न में से किसी उत्तम प्रोटीन कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कंप्लीट यहाँ पे प्रोटीन है वो किसी कह सकते हैं अपन यहाँ पे, ग्लूटीन, एल्बुमिन, मायोसिन या फिर केसिन। प्रोटीन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग आहार के नाम से जाना जाता है। बॉडी बिल्डिंग आहार होता है उसके नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे तत्व भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन है उसे अपन उत्तम प्रोटीन कहते हैं। और ये ध्यान रखना दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में अपने जो यहाँ पे 90 से 92% पानी होता है और 7% प्रोटीन होती है प्लाज्मा में। इस 7% प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि वसा में किसकी अनुपस्थिति होती है, विच इज एलिमेंट इज एब्सेंट ऑफ फैट्स की बात करें अपन यहाँ पे, वसा के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पे एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अभी मैंने बताया है दोस्तों यहाँ पे कि अपना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बाद में यहाँ पे प्रोटीन सॉरी फैट हो गया यानी वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे फैट यानी वसा, इन दोनों के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अंदर है यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है दोस्तों यहाँ पे, प्रोटीन के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट एक और पाया जाता है 3 के साथ में, उसे अपन नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, ना कि यहाँ पे वसा और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ पे वेयर इज बाइल प्रोडक्ट, बाइल की बात कर रहे हैं, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे निर्माण के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसका यहाँ पे संग्रह कहाँ होता है, इसका यहाँ पे संग्रहण स्टोरेज है, ये स्टोरेज कहाँ होता है। तो पित्त का स्टोरेज है देखा जाए तो वो यहाँ पे पित्ताशय गोल ब्लेडर के अंदर होता है, पित्ताशय की बात करते हैं। लेकिन इसका निर्माण पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। लीवर के अंदर यहाँ पे पित्त बनता है, बाइल जूस के नाम से जानते हैं, वो ध्यान रखना है जाके कहाँ इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे पित्ताशय गोल ब्लेडर के अंदर यहाँ पे इकट्ठा होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड्स अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पैराथायराइड ग्रंथि होती कहाँ है। तो ये अपनी गर्दन वाला भाग है, और यहाँ पे जो अपना गले वाला भाग होता है ये अपना यहाँ पे कंधे हो गए। तो यहाँ पे जो गले के अंदर यहाँ पे थायराइड पाई जाती है, इस थायराइड के ऊपरी कोनों में 4 यहाँ पे छोटी छोटी ग्रंथि आपको देखने को मिलेगी तितली के आकार की, जिसे अपन एच अक्षर के समान भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पैराथायराइड होती है जो थायराइड के ऊपर ही पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 19 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। पैराथायराइड की संख्या है वो यहाँ पे 4 होती है, और इसके द्वारा जो हार्मोन निकाला जाता है वो पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन निकाला जाता है, जो यहाँ पे कैल्शियम से संबंधित यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे कि अग्नाशयी दीपिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे लैंग्रेंज आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेंज की बात कर रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे कौन सी सेल पाई जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है, अल्फा बीटा गामा या उपरोक्त सभी। दोस्तों एकमात्र ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज की बात करें तो एकमात्र ग्रंथि है जो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसे अपन हेटेरोक्राइन के नाम से जानते हैं, हेटेरोक्राइन एंडोक्राइन। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों को मिला के है वो यहाँ पे हेटेरोक्राइन बोलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे लैंग्रेंज आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेंज की बात करें तो उसके अंदर अल्फा बीटा गामा यहाँ पे तीनों सेल्स पाई जाती है। उसमें से देखें तो जो बीटा सेल्स होती है, इस बीटा सेल्स के है यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। वृद्धि हार्मोन के स्राव का नियंत्रण कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन होता कौन सा है वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, जिसे अपन एसटीएच के नाम से जानते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर अपना 21 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड होती है उसे अपना हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कार्य करती है। अब ग्रोथ हार्मोन निकलता कहाँ से है, तो जो अपनी पीयूष ग्रंथि होती है जिसे अपन मास्टर ग्रंथि नाम से जानते हैं उससे निकलता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का कार्य है वो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। लैंग्रेंज की दीपिकाओं में इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया भी था, विच इज सेल आर सीक्रेट इंसुलिन आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेंज की बात करें अपन यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है, अल्फा बीटा गामा या फिर उपरोक्त सभी। तो मैंने बताया था दोस्तों एकमात्र ग्रंथि है जिसे अपन पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, ये पेनक्रियाज ये अग्नाशय ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। उसके यहाँ पे जो यहाँ पे बहिस्रावी और यहाँ पे अंतःस्रावी, अंतःस्रावी के तौर पर देखें, एंडोक्राइन के तौर पर देखें, तो इससे यहाँ पे जो हार्मोन निकलता है वो आइसोलेट ऑफ लैंग्रेंज की दीपिकाओं से निकलता है, जिसमें है अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं होती है। उसमें से देखें तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। बीटा सेल्स के अंदर है, बीटा सेल कोशिकाएं होती है, वो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करने का कार्य करती है। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन की कमी से है वो यहाँ पे इंसुलिन की अधिकता से क्या हो जाता है, तो यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस है वो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मैंने जस्ट ही बताया दोस्तों यहाँ पे विच इज ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, हाइपोथैलेमस। दोस्तों यहाँ पे ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की रहेगी।
यहाँ पे 3 प्रकार की, एक होती है यहाँ पे अंतःस्रावी, दूसरी होती है यहाँ पे बहिःस्रावी और तीसरी होती है यहाँ पे दोनों को मिला के तो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पे अंतःस्रावी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और इसे अपन बोलते हैं हेटेरोक्राइन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो यहाँ पे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। पेनक्रियाज रहेगी दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उससे हार्मोन और यहाँ पे एंजाइम दोनों यहाँ पे निकलते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे मिनी माता डिजीज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसके कारण होता है, कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना। कैडमियम, लोहा, मरकरी या फिर जस्ता। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो मरकरी होती है जिसे अपन लेड पारा भी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मरकरी के कारण है वो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 मिनी माता रोग यहाँ पे हो जाता है। लेड भी ऐसे अपन बोलते हैं, मरकरी होती है, पारा होता है, उसके कारण यहाँ पे मिनी माता रोग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे इटाई इटाई रोग की बात करें अपन, वो किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बताना है। तो मरकरी जिसे अपन पारा बोलते हैं, आयरन, कैडमियम या फिर गोल्ड के कारण। इटाई इटाई की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, इटाई इटाई रोग किसके कारण हो रहेगा, क्वेश्चन नंबर अपना 25 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो कैडमियम होता है, कैडमियम के कारण ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सा रोग, इटाई इटाई यहाँ पे रोग हो जाता है। साथ ही मैंने में पारा की का कमी के कारण, मरकरी के कारण बताया था दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो मिनी माता रोग है, वो यहाँ पे पारा लेड के कारण होता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, वेक्स बाथ जिसे अपन मोम स्नान के नाम से जानते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है। वेक्स बाथ जिसे अपन पैराफिन बाथ भी बोलते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, पारा या पैराफिन। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, इसे अपन वेक्स बाथ को अपन मोम स्नान भी बोलते हैं, साथ ही में इसे अपन पैराफिन बाथ भी बोलते हैं। ये जोड़, छोटे जोड़ होते हैं, ये जोड़ होते हैं छोटे, जैसे कलाइका, कार्पल, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे टार्सल, इनसे संबंधित जोड़ों के छोटे जोड़ों पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर अपन पैराफिन प्लस इसके अंदर अपन क्या क्या लेते हैं, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली है उसका अपन लिक्विड अपन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 26 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, पैराफिन। साथ ही दोस्तों इसमें अपन पेट्रोलियम जेली दोनों को मिक्स करके है वो अपन यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिया गया है इसके अंदर। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि इसमें तरल मोम और पेट्रोलियम जेली का मिश्रण यहाँ पे यूज होता है। ये शरीर में जो छोटे जोड़ों की चोटों पे काम आता है, जैसे अपन कार्पल हो गई, टार्सल हो गई, वहां पे यूज होता है। इसे अपन पैराफिन स्नान के नाम से, पैराफिन बाथ के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। ये भी अपने को तीनों फैक्ट अपने को इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा कि खेल चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अडोप्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ट्रीटमेंट इन स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रीटमेंट के समय है फर्स्ट स्टेप कौन सा अडॉप्ट करते हैं अपन यहाँ पे, हाइड्रोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। तो दोस्तों जो चोट लगते ही अपन यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एड का अपन उपयोग करते हैं। फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एड के अंदर अपन तुरंत क्या करते हैं, तो यहाँ पे ठंडी चिकित्सा देते हैं, गर्म पानी लगाते हैं या बर्फ लगाते हैं। तो अपने को सबको पता है दोस्तों, अपन राइस पद्धति का तौर पर अपन काम करते हैं, जो वर्तमान में यहाँ पे प्राइस पद्धति के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्रायोथेरेपी जिसे अपन ठंडी चिकित्सा के नाम से जानते हैं। और क्रायोथेरेपी के अंदर अपन बर्फ हो गई, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इमर्सन को बात हो गई, साथ ही में इसके अंदर अपन जो जो अपन आईसी स्प्रे आते हैं उनका अपन इसके अंदर यहाँ पे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, क्रायोथेरेपी का प्रकार कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी की बात कर रहे हैं अपन, क्रायोथेरेपी का प्रकार यहाँ पे कौन सा नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ क्रायोथेरेपी की बात कर रहे हैं अपन, तो कौन सा नहीं है, तो आइस पैक हो गया, आइस मसाज हो गई, इमर्सन हो गया, यहाँ पे कंट्रास्ट बात हो गई। तो मैंने बताया था दोस्तों क्रायोथेरेपी के अंदर अपन ठंडा ठंडा यानी ठंडी जो जितनी भी वस्तुएं होती है, चाहे वो पानी हो ठंडा, बर्फ हो या फिर कोई गैसेज हो, उनका उपयोग करते हैं। तो आइस पैक हो गया, बर्फ का यहाँ पे थैला होता है, आइस मसाज होगी, बर्फ से मसाज करते हैं, इमर्सन यहाँ पे कोल्ड स्प्रे के रूप में आती है, कोल्ड स्प्रे के रूप में।
लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट बात की करें तो यहाँ पे ठंडा और गर्म, ठंडा प्लस गर्म दोनों पानी यूज करते हैं, तो यहाँ पे गर्म की बात नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि क्रायोथेरेपी के अंदर है वो यहाँ पे ठंडा पानी का यूज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, रोगी परिपथ का संबंध किस चिकित्सा विधि से होता है? दोस्तों यहाँ पे पेशेंट सर्किट की बात कर रहे हैं अपन। पेशेंट सर्किट है वो किससे रिलेटेड थेरेपी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। हाइड्रोथेरेपी है, पैराफिन थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, डायथर्मी। दोस्तों हाइड्रोथेरेपी का अपन पानी का यूज करते हैं, चाहे वो गर्म हो पानी का यूज, जिसमें गर्म प्लस ठंडा यूज करते हैं। पैराफिन के अंदर अपन मोम, तरल मोम का स्नान करते हैं, जिसे अपन पैराफिन बात बोलते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में अपन यहाँ पे विद्युत तरंगों का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे डायथर्मी होती है जो शॉर्टवेव, माइक्रोवेव और यहाँ पे लॉन्ग वेव डायथर्मी के नाम से जानी जाती है। उसके अंदर है अपन रोगी यानी पेशेंट सर्किट है वो बनाते हैं। इसमें जो डायोड लगे होते हैं मशीनों के, उनके बीच में अपन अंग को रख कर क्या करते हैं, मशीनों से है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रसारित करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोकोलेट्रल पैक में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोकोलेट्रल पैक की बात कर रहे हैं, इसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन गैस, मरकरी, साइटोक्रोम क्रिस्टल या इंफ्रारेड। हाइड्रो कोलेट्रल पैक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। अब हाइड्रो का मतलब है पानी, पानी की बात कर रहे हैं, पानी की चिकित्सा है। तो हाइड्रो कोलेट्रल पैक है, उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 30 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर रहेगा कि इसमें साइटोक्रोम क्रिस्टल है, उसे उपयोग अपन हाइड्रोकोलेट्रल पैक के अंदर करते हैं, जिसके अंदर है वो पानी के अंदर है यहाँ पे ठंडी चिकित्सा के रूप में इसे अपन यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि व्हर्लपूल स्नान का प्रयोग किस चोट की स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए? नहीं करते हैं दोस्तों यहाँ पे। व्हर्लपूल बात कर रहे हैं अपन, व्हर्लपूल बात की बात कर रहे हैं जिसे अपन भंवर स्नान के नाम से जानते हैं। व्हर्लपूल बात को अपन भंवर स्नान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पानी को अंदर बैठ, पानी का जो बाथ टब होता है उसमें बैठ के मशीन से पानी को गोल गोल एक साइड एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों तरफ अपन इसको घुमाते हैं और इससे द्वारा अपन चिकित्सा देते हैं। तो ये किसके लिए अपन नहीं कर सकते हैं? मांसपेशियों में मसल्स, इसमें हम उस समय नहीं देते हैं, स्प्रेन के समय नहीं देते हैं, या फिर स्ट्रेन के समय नहीं दे सकते, या फिर ब्लीडिंग के समय नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन नंबर अपना 21 रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्लपूल बात है वो अपन ब्लीडिंग के समय, रक्त स्राव अगर हो रहा है चोट के अंदर, किसी भी अंग के अंदर रक्त ब्लड बह रहा है, उस समय अपन वर्लपूल बात यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों। 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात कर रहे हैं, वो इसका गठन कब किया गया था? 1980, 71, 61 या फिर 92? क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। जितने भी नए दोस्त जुड़ते हैं क्लास में सबसे पहले आते ही शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। 1971 के अंदर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को बहुत बार डालते भी हैं प्रश्न उत्तरों में रिपीट के तौर पर। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की बात करें, ये चोट है वो किससे संबंधित है? हैंड, एल्बो, नेक या नी? तो सर्वाइकल की बात करें तो ये अपनी यहाँ पे वटीबरी होती है दोस्तों यहाँ पे, ये अपना गर्दन वाला भाग है, ये अपनी वटीबरी है, जिसके अंदर यहाँ पे 26 वटीबरी पाई जाती है। उसमें से ऊपर की 7 सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, सैक्रल और कोइक्स होती है। तो 7, 12, 5 और 5 चारों यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे सर्वाइकल की बात करें जो गर्दन का जोड़ बनाती है, जो ऊपर की 7 होती है, उसमें पहली हड्डी एटलस होती है, उसके नीचे एक्सिस यहाँ पे होती रहती है हड्डी। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों नेक। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इंजरी है वो यहाँ पे गर्दन नेक के अंदर लगती है, जो सर्वाइकल की 7 हड्डियां होती है उसके अंदर यहाँ पे इंजरी आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, किसी खिलाड़ी को कंधे में कौन सी चोट लग सकती है? किसी भी खिलाड़ी को कंधे के अंदर, शोल्डर के अंदर है वो कौन सी इंजरी यहाँ पे हो सकती है? विस्थापन, जेवलिन एल्बो, स्टिफनेस या फिर उपरोक्त सभी? कंधे की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। शोल्डर जॉइंट की बात करें तो शोल्डर के अंदर जो जॉइंट होता है उसे अपन बाल एंड सॉकेट के नाम से जानते हैं। इसे बाल एंड सॉकेट के जोड़ के नाम से जानते हैं, जो 360 डिग्री यहाँ पे मूवमेंट होता है। अब इसके अंदर जो जोड़ में यहाँ पे जो इंजरी आ सकती है वो कौन सी रहेगी?
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। डिसलोकेशन यहाँ पे हो सकती है जिसमें जो अपनी ह्यूमरस हड्डी है वो यहाँ पे जो कंधे का एसिटाबुलम यहाँ पे जोड़ होता है उससे निकल के बाहर आ जाती है, तो इसे अपन विस्थापन डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35, क्रायोथेरेपी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी की बात कर रहे हैं अपन, तो क्रायोथेरेपी को अन्य किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, आइस थेरेपी। अब दोस्तों मैंने बताया था कि जो हाइड्रोथेरेपी होती है, ये हाइड्रोथेरेपी दो प्रकार की होती है। एक यहाँ पे क्रायोथेरेपी और दूसरी इसमें होती है थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी, क्रायोथेरेपी जो ठंडी चिकित्सा होती है और जो थर्मोथेरेपी होती है वो गर्म जल से संबंधित होती है। तो यहाँ पे दोनों ही पानी की है, लेकिन एक ठंडे पानी से और एक गर्म पानी से। तो अपन बात कर रहे हैं क्रायो की, यानी ठंडे पानी से संबंधित बात कर रहे हैं, जैसे बर्फ इमर्शन हो गई, आइस पैक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 की बात करें क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसे अपन आइस थेरेपी के नाम से भी जान सकते हैं, क्रायोथेरेपी को अपन आइस थेरेपी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी चोट, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 पे अंदर बताना है, निम्न में से कौन सी चोट, लिगामेंट की चोट कौन सी है, लिगामेंट की इंजरी पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टेनिस एल्बो, स्ट्रेन, स्प्रेन, हेमाटोमा। दोस्तों यहाँ पे टेनिस एल्बो की बात करें तो टेनिस एल्बो यहाँ पे ओवर यूज इंजरी की श्रेणी में आती है, ओवर यूज इंजरी की श्रेणी में। और जो अपनी कोहनी की ईसीआरबी मसल्स होती है, जो अपनी कोहनी की ईसीआरबी मसल्स होती है उसके अंदर यहाँ पे चोट लगती है। अब स्ट्रेन और स्प्रेन की बात करें तो स्ट्रेन है उसे अपन खिंचाव और स्प्रेन को अपन मोच के नाम से जानते हैं। हेमाटोमा है वो यहाँ पे रक्त का थक्का होता है, जो यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों और संबंधित यहाँ पे ब्रेन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। लिगामेंट की चोट है वो स्प्रेन की चोट कहलाती है, जिसे अपन मोच के नाम से अपन जानते हैं। और लिगामेंट है वो यहाँ पे बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला यहाँ पे उत्तक होता है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से मांसपेशी की चोट कौन सी है, मसल्स इंजरी की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना कौन सी रहेगी। स्प्रेन हो गया, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ब्लिस्टर या फिर स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर बताना है। अब दोस्तों मैंने बताया था स्प्रेन मोच है, मोच है वो लिगामेंट की चोट होती है, और लिगामेंट किसको करता है तो मांसपेशी हड्डी को हड्डी से, बोन टू बोन को जोड़ता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये भी हड्डियों की फ्रैक्चर होता है जो वो बोन से संबंधित है। ब्लिस्टर है या स्किन से संबंधित है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो मांसपेशी से संबंधित रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रेन जिसे अपन खिंचाव बोलते हैं, ये यहाँ पे मसल्स की चोट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे लिगामेंट की चोट होती है और एक दूसरी यहाँ पे टेंडेंसी की चोट होती है। तो यहाँ पे लिगामेंट प्लस टेंडन दोनों की चोट होती है, तो इसका उपचार अपन किससे करते हैं, हाइड्रोथेरेपी से, इलेक्ट्रोथेरेपी, मालिश यानी मसाज, या फिर प्राइसर पद्धति। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 38 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो राइस पद्धति जो वर्तमान में है वो प्राइसर के नाम से जानती है, उसके द्वारा अपन सबसे पहले है वो यहाँ पे स्प्रेन और यहाँ पे स्ट्रेन खिंचाव है, उसका दोनों का इलाज अपन करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किसकी जांच के लिए करते हैं अपन। यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसका उपयोग अपन किसकी जांच के लिए करते हैं वो बताना है। ब्लड ग्रुप, ग्लूकोज, इंसुलिन लेवल या फिर डोप टेस्ट। टेक्निक कौन सी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे तकनीक कौन सी है, गैस क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं अपन, वो किसका यहाँ पे जजमेंट करने के लिए काम में लेते हैं। ब्लड ग्रुप है, ग्लूकोज है, इंसुलिन की लेवल है या फिर डोपिंग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों डोप टेस्ट की जांच के लिए, डोप टेस्ट की करने के लिए अपन यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग करते हैं। डोप टेस्ट है वो खिलाड़ियों के द्वारा है, वो खेलों से पूर्व है और नशीली वस्तु का पदार्थों का सेवन करने से संबंधित यहाँ पे जांच करते हैं। अब देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पे जो वाडा और जो नाडा दो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की संस्था है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना यहाँ पे 10/11/1999 में हुई थी, जिसका वर्तमान मुख्यालय यहाँ पे कनाडा से संबंधित है। और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये 24 नवंबर 2000 यहाँ पे 5 से संबंधित रहेगी, और ये यहाँ पे इंडिया लेवल पर है, वो यहाँ पे अपना खिलाड़ियों से संबंधित यहाँ पे डोपिंग से संबंधित जांच करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 40 रहेगा कि शरीर के किस भाग में सिन स्प्लिट होता है। सिन स्प्लिट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो सिन स्प्लिट है वो कौन से भाग में हो रहता है, वेस्ट, हेड, नेक या लोअर लेग। सिन स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा दर्द होता है दोस्तों, यहाँ पे तीखा दर्द होता है, तीखा, जैसे कोई अपने निडल या सुई चुभ होता है, ऐसा दर्द अपने को होता है।
क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो दोस्तों अपना जो टीबिया और फिबुला डी है, लोअर लेग के अंदर अपने जो टीबिया और फिबुला, ये अपने पटेला घुटने वाला भाग हो गया, ये अपने यहाँ पे टार्सल, और ये अपने यहाँ पे पंजे वाला भाग हो गया। तो यहाँ पे जो टीबिया और फिबुला डी है उसमें यहाँ पे पेन होने लग जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, सिन पेन के नाम से जानते हैं। तो लोअर लेग से संबंधित यहाँ पे इंजरी रहेगी, वो सिन स्प्लिट यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी चोट को ठीक होने में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक यहाँ पे टाइम लगता है, वो कौन सी चोट को ठीक होने में लगेगा? टेंडन की चोट है, फ्रैक्चर है, हेमाटोमा है, या फिर स्प्रेन है? क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 41 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सी चोट सबसे अधिक समय लगेगी? तो यहाँ पे टेंडन से संबंधित चोट। और टेंडन क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे तो हड्डी और मांसपेशी दोनों को जोड़ने का, मांसपेशी को किससे जोड़ेगा? तो हड्डी होती है, इस हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, तो ये टेंडन का कार्य करता है। तो टेंडन की चोट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे समय लेती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि संतोष ट्रॉफी को सर्वाधिक बार किसने जीता है? अब संतोष ट्रॉफी रिलेटेड किससे है? तो संतोष ट्रॉफी है दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और सबसे बार जीतने वाला यहाँ पे कौन है? वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, या फिर राजस्थान? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से 1941 से रिलेटेड रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे संतोष ट्रॉफी को सबसे बार जीतने वाला स्टेट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल नेहरू गोल्ड कप की बात कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड रहेगा? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, या फिर बैडमिंटन? अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे वो कौन से गेम से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा? क्वेश्चन नंबर अपना 43 बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फुटबॉल से संबंधित जो कप रहेगा वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? हाउ मेनी टाइम आउट अलाउड फुटबॉल मैच के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं, कितने अलाउ कर सकते हैं अपन यहाँ पे फुटबॉल मैच के अंदर? प्रत्येक टीम के द्वारा यहाँ पे 5 प्रति हाफ के अंदर, प्रत्येक टीम को 2-2 पूरे मैच में मिलते हैं, या दोनों टीमों को 3-3 मिलते हैं, या एक भी नहीं मिलता। फुटबॉल मैच के दौरान की बात करें अपन, और उस समय है वो यहाँ पे टाइम आउट की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। एक भी टाइम आउट है वो यहाँ पे किसी भी टीम को नहीं देते, बल्कि अगर किसी के चोट लगती है तो यहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट है वो रेफरी के द्वारा यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप की बात कर रहे हैं, वो कौन किस गेम से रिलेटेड रहेगा? फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, या फिर हॉकी? बेटन कप की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो कौन से खेल से संबंधित रहेगा? अभी अपन ने नेहरू गोल्ड कप देखा है, तो यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित था, लेकिन यहाँ पे बेटन कप की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। बेटन कप है वो किस रिलेटेड यहाँ पे प्रतियोगिता होती है। तो चलिए दोस्तों, ये अपन ने 45 क्वेश्चंस आज की प्रश्नोत्तरी में लिए थे एमसीक्यूज। तो क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।